मुझे जंग आज़ादी का मज़ा मालूम है, बलूचिस्तान पर जुल्म की इंतहा मालूम है। मुझे जिंदगी भर पाकिस्तान में जीने की दुआ न दो, मुझे पाकिस्तान में इन 60 साल जीने की सजा मालूम है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, वीडियो के प्रारंभ में मैंने जो आपके सामने ये चंद पंक्तियां आपको सुनाई, दरअसल ये पंक्तियां पाकिस्तान के एक बड़े ही प्रख्यात और बहुत ही प्रसिद्ध कवि के द्वारा लिखी गई थी। और उनका जो स्वभाव था या फिर उनका जो चरित्र था, दरअसल वो ये था कि वो सत्ता विरोधी थे और पाकिस्तान में जो व्यवस्था है उसके भी धुर विरोधी थे। अब इन पंक्तियों को जब मैंने आपके सामने पढ़ा तो आपको ये समझ में आया होगा, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान का जो 70 साल से थोड़ा सा ज्यादा इतिहास है, उसका ये निचोड़ है कि दरअसल पाकिस्तान में जीवन व्यापन करना किसी दंड के बराबर है। क्योंकि पाकिस्तान का एक चरित्र रहा है दोस्तों, पाकिस्तान का ये चरित्र रहा है कि वो हमेशा से एक डिक्टेटर को चाहता है, एक ऐसे व्यक्ति को चाहता है, या वहां की कौम जो है, वहां की जो जनता है, वो हमेशा से ये चाहती है कि उनके ऊपर जो हुक्मरान हुकूमत करें, जो सत्ताधारी वहां पर सत्ता पर काबिज हो, दरअसल वो सेना से हो, यानी किसी प्रकार से एक तानाशाह हो। और आप ये पाकिस्तान के इतिहास को भी अगर आप देखें, उसके अस्तित्व में आने के बाद 72-73 साल हो चुके हैं उसको भी हुए। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान का तकरीबन लगभग जो आधा समय है उसके जीवन काल का अभी तक के, वो वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर डिक्टेटरशिप रही है, वहां पर सैन्य शासन रहा है। लिहाजा वहां पर धीरे धीरे जब सैन्य शासन रहा तो लोकतंत्र कहीं ना कहीं बैकसीट पर आ गया। हालांकि अभी एक प्रकार से वहां पर लोकतंत्र है और एक प्रकार से किसी को इस पूरे ख्याल को लेकर या इस पूरे विचार को लेकर अपने भीतर किसी भी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं रखना चाहिए कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है। पाकिस्तान में कठपुतली सरकार है और वो दरअसल वहां के जो सेना है, या यूं कहिए कि जो वहां के सेनाध्यक्ष हैं और वहां की जो खुफिया एजेंसी है ISI, उनके द्वारा ही संचालित होती है। और सरल शब्दों में कहूं तो पाकिस्तान कहने को तो इस्लामाबाद से चलता है, लेकिन पाकिस्तान असलियत से, या यूं कहिए कि हकीकत में वास्तविकता यह है कि पाकिस्तान का संचालन रावलपिंडी से होता है। रावलपिंडी वही जगह है जहां पर इनका सेना का मुख्यालय है। अब जिक्र दोस्तों आज मैं इस वीडियो में पाकिस्तान की इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने एक बार कहा था कि हम एक प्रकार से अपने मित्रों को तो बदल सकते हैं, हम अपने दोस्त तो बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। और भौगोलिक स्थिति ऐसी है और भारत का इतिहास ऐसा रहा है कि अंग्रेजों ने जब बंटवारा किया, जब भारत का विभाजन किया, तो पाकिस्तान हमारे ही पड़ोस में आ गया। स्वाभाविक है, पाकिस्तान हमसे ही टूटकर बना, तो कहीं अमेरिका या किसी और अन्य महाद्वीप में तो नहीं बसेगा वो। लिहाजा वो हमारे साथ ही है, हमसे जुड़ा हुआ है और एक प्रकार से एक कैंसर की तरह है पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान को जब भी देखता हूं या वहां की राजनीति को देखता हूं, वहां के इतिहास को देखता हूं, वहां पर घट रही विभिन्न वर्तमान घटनाओं को देखता हूं, तो मेरे मन में एक ख्याल आता है कि पाकिस्तान दुनिया का शायद सबसे बड़ा फ्रॉड है। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है दोस्तों। पाकिस्तान वैसे तो बना एक प्रकार से एक धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, लेकिन पाकिस्तान मुझे लगता है कि वो बना उन अय्याश लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं भारत से अलग एक मुल्क चाहते थे और वो चाहते थे कि वो भारत के लोकतंत्र के साथ अगर रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने शौक, अपने मंसूबों को पूरा नहीं कर पाएंगे। लिहाजा उन्होंने, उन्हीं के वंशजों ने, माफ कीजिएगा, उन्हीं के पूर्वजों ने पाकिस्तान को बनाया, उसकी नींव रखी और फिर आप देख ही रहे हैं कि जो उन्हीं पूर्वज हैं, उन्हीं के वंशज हैं जो इस समय पाकिस्तान में चला रहे हैं, अलग अलग वहां के इदारों में है, अलग अलग वहां के विभागों में मौजूद हैं, सरकारी हो या निजी हो। वो इस समय उसी ख्याल से चल रहे हैं कि किसी प्रकार से हम सारी की सारी संपत्ति को हड़प लें और फिर पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। पाकिस्तान का सिर्फ यही मसला नहीं है कि वहां पर करप्शन है। पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा मसला, या यूं कहिए कि भारत के ऊपर वो नासूर इसलिए भी है भारत के लिए, क्योंकि अगर मैं भारत की दृष्टि से बात करूं, पाकिस्तान आतंकवाद को पोषित करता है। पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह की तरह व्यवहार करता है।
पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी क्या कहूं कि त्रासदी है कि दरअसल वो एक प्रकार से आतंकवाद को दो श्रेणियों में बांट देता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि एक तहरीक है तालिबान पाकिस्तान नाम का एक संगठन है, उसे वो बैड टेररिस्ट कहता है, बैड टेररिज्म की श्रेणी में रखता है, यानी वो उसके लिए एक गलत एक आतंकवादी संगठन है, खराब आतंकवादी संगठन है। लेकिन लश्कर तैयबा को या फिर हाफिज सईद की जो एक एनजीओ है, जो कि वो आतंकवादी संगठन है लेकिन उसने बचने के लिए एक अलग ही अमली जामा पहना रखा है एक एनजीओ का, या पाकिस्तान ये जो हाफिज सईद का स्वयं जो उसका आतंकवादी संगठन है, जमात उद दावा है, वहां पर जितने भी तमाम है जो प्रमुख तौर पर भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, भारत को डिस्टेबलाइज करने की दिशा में निरंतर प्रयास करते हैं, उन्हें वो गुड टेररिस्ट की श्रेणी में रखता है। यह हकीकत में दोस्तों आपको बता रहा हूं, कोई काल्पनिक बात नहीं है। इसलिए आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान में लगातार बढ़ गए थे हमले तहरीक तालिबान पाकिस्तान के द्वारा, ये वो तालिबान नहीं है जो अफगानिस्तान में है, ये पाकिस्तान का एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। जब उनके लगातार हमले बढ़ गए थे तो पाकिस्तान एक प्रकार से अपने आप को त्रस्त बताता था। पाकिस्तान कहता था कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा आतंकवाद से ग्रसित हैं, लेकिन यह शायद दुनिया में एकमात्र ऐसा उदाहरण होगा, एकमात्र ऐसा नमूना होगा जो आतंकवाद को दो श्रेणियों में बांटता है। एक प्रकार के आतंकवाद से जिसे वो बैड टेररिज्म कहता है, उससे वो ग्रसित है, और एक जो भारत के खिलाफ आतंकवाद जो संगठन करते हैं, भारत को जो एक प्रकार से भारत में अस्थिरता लाने का प्रयास करते हैं, अशांति फैलाने का कार्य करते हैं, उन्हें वो गुड टेररिस्ट की श्रेणी में रख देता है। यही सबसे बड़ा एक प्रकार से विरोधाभास है। और इसलिए आपने हाल में देखा होगा कि वहां पर जो हाफिज सईद है, जो कि यूएन द्वारा डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, हाफिज सईद इस समय जेल में, और क्या अय्याशी के साथ वो वहां पर जी रहा है उसकी तो मैं तस्दीक नहीं करना चाहता यहां पर, उसकी तो मैं बयान यहां पर नहीं करूंगा, क्योंकि वो सबको पता है कि वहां पर वो जब वहां का इंटीरियर मिनिस्टर, वहां का प्रधानमंत्री हाफिज सईद को साहब करके संबोधित करता हो, तो आप ये समझ ही जाइए कि उसकी जेल में किस प्रकार की खातिरदारी होती होगी। उसे किसी प्रकार का कोई टॉर्चर नहीं दिया जाता होगा, जबकि उसने हमारे देश पर ना जाने कितने वार किए और ना जाने कितने सारे लोगों की जान ली, उन मासूमों की जान ली। वो नंबर 1 का हत्यारा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो उनका रहनुमा है। उसने हाल में जब 2018 में चुनाव हुए थे तो एक पार्टी भी बना ली थी और उससे चुनाव भी लड़ लिया था, हालांकि सीट उसको कोई भी नहीं मिली थी। बहरहाल उसके घर के सामने धमाका हुआ तो पाकिस्तान इसे भी विशेष रूप से आप जानते हैं कि किसकी साजिश करार दे रहा होगा। यानी एक आतंकवादी के घर के सामने बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है और पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा। उससे पहले आपको याद होगा कि चीन की जो वहां पर दूतावास है, वहां पर भी एक हमला हुआ था और उसमें भी उसने भारत को ही एक प्रकार से जिम्मेदार ठहराया, जबकि सच्चाई यह है कि भारत तो अभी उस तरीके से काम कर ही नहीं रहा जितना आतंकवाद, जितना अराजकतावाद, जितना अलगाववाद पाकिस्तान हमारे इलाकों में करता है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में। क्योंकि अगर भारत, जो कि पाकिस्तान से कई गुना बड़ा है, कई गुना ज्यादा उसके पास पैसा है, अगर वो खर्च करने पर आ जाए तो फिर पाकिस्तान पूरा का पूरा एक प्रकार से उठकर भागने को मजबूर हो जाएगा। लेकिन भारत उस तरीके से चलता ही नहीं, क्योंकि भारत अपने आप में एक देश नहीं बल्कि भारत एक विचार है और पाकिस्तान एक देश है, पाकिस्तान एक जमीन का टुकड़ा है। इसलिए उसकी सोच यही है, या यूं कहिए कि उसके अस्तित्व में आने का जो नींव पड़ी, वहां से लेकर उसका अस्तित्व, उसका वजूद इसी बुनियाद पर खड़ा हुआ है कि वो जब भारत से दुश्मनी कर ले तो ही वो वहां पर जिंदा रह सकता है। और इसीलिए आपने देखा कि हाल में पाकिस्तान का एक रक्षा बजट जब अनाउंस हुआ, जब उनका पूरा का पूरा वार्षिक बजट अनाउंस हुआ, तो उसमें आपने देखा कि एक बड़ा हिस्सा रक्षा बजट के तौर पर वहां पर आवंटित कर दिया गया और उसमें सेना को बहुत ज्यादा पैसा दिया गया, जबकि पाकिस्तान में लिटरली खाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, जो वहां की आम जनता है। लेकिन एक चूरन चटाया जाता है पाकिस्तान में कि आप गैर मुसलमानों से नफरत करें, आप पर अगर हम एक प्रकार से हम आपकी रक्षा नहीं करेंगे तो फिर जो दुश्मन है, प्रमुख तौर पर वो भारत को ही दुश्मन मानता है, कहता है, तो भारत आकर उन पर कब्जा कर लेगा। जबकि भारत को अगर कब्जा करना होता तो आज पाकिस्तान से हम कब का ले गए होते अपने जिन इलाकों पर उसने हमारे कब्जा किया हुआ है। लेकिन हम एक प्रकार से एक अपने भीतर धैर्य रखे हुए हैं और
एक पूरे ऑर्गेनाइज्ड वे में हम वो तमाम चीजों को भी पूरा करेंगे, ऐसी मेरे को उम्मीद है। हमारे जिन इलाकों पर उसने अपना कब्जा कर रखा है अवैध रूप से, उन्हें हम लेंगे, लेकिन अभी तक हमने जोर जबरदस्ती के साथ या सेना के दम पर, शक्ति के दम पर कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान अपनी जनता को चूरन चटाता है और इसी आड़ में वो अपने बड़े बड़े जर्नैलों को पैसा देता है। और अभी हाल में एक खबर आई दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान को FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। कई वर्षों से वो ग्रे लिस्ट में है। और इमरान खान की जब हुकूमत आई थी तो इमरान खान ने कहा था भाई कि हम कोशिश करेंगे कि अपनी अर्थव्यवस्था को रिवाइव करें, हम आतंकवाद का खात्मा करें, हम पाकिस्तान की सरजमी से दुनिया के किसी भी देश के लिए आतंकवाद की फसल को नहीं बोएंगे, ऐसा इमरान खान ने कहा था। लेकिन FATF की हाल ही में जो अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रख रहे हैं, यानी पाकिस्तान अभी तक उस मापदंड पर खड़ा नहीं उतर सका है जो मापदंड उन्होंने दिए थे। 26-27 कुछ टास्क उन्होंने दिए थे, उन पर पाकिस्तान ने अभी तक पूरा कुछ नहीं किया है। लिहाजा इस बार भी उन्हें रखा गया है ग्रे लिस्ट पे। यानी सिर्फ और सिर्फ इससे एक चीज की संकेत मिलता है हमें, एक चीज का पुष्टि होता है कि पाकिस्तान अभी भी आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है और कहने को सिर्फ उसके पास भारत विरोधी बयानों के अलावा कुछ नहीं है। आपने हमेशा अक्सर देखा होगा दोस्तों कि पाकिस्तान में जब भी कोई मसला होता है तो वो भारत पर जिम्मेदारी थोप देता है या एक प्रकार से फेस सेविंग करता है। वो उदाहरण के तौर पर मैं अभी आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, हाल ही में इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया एक पत्रकार को, जोनाथन स्वान नाम के, और वहां पर उन्होंने कई सारे ऐसे बयान दिए जो वाकई में अमर्यादित थे, बचकाने थे। अब जैसे उन्होंने भारत को लेकर उसमें कुछ बातें कही, उस पर नहीं कहूंगा, मैं भी टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि वो आदमी वैसे तो उस देश का प्रधानमंत्री है, वजीर आजम है, लेकिन वो मानसिक रूप से बीमार है और डुअल पर्सनैलिटी का शिकार भी है। वो पहले एक प्लेबॉय हुआ करता था, पहले उसने तमाम वो गैर कानूनी काम किए जो कि उनके धर्म में, उनके मजहब में अवैध हैं, और फिर उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बन गया वहां का, तो वो आजकल आप देखेंगे कि वो संत बन गया है। लेकिन इसी संत ने, इसी तथाकथित मैं कहता हूं इसको कि ये तालिबान खान है, ये जो है आपका इमरान खान, इसने अभी महिलाओं पर एक टिप्पणी करी वहां पर उस इंटरव्यू में, और उसने कहा कि भाई जो टिप्पणी उसने की वैसे बहुत ही बचकानी और एक बीमार मानसिकता वाले ही कह सकता है कि महिलाओं के कपड़ों की वजह से ही एक प्रकार से मर्दों को एक, अब क्या कहूं मैं, इस बात को कहने का मन भी नहीं कर, आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाहता हूं। यानी वो एक कट्टरपंथी की तरह, एक टिपिकल कट्टरपंथी की तरह बयान दे रहा था। ऐसा लग रहा था वो किसी यूनिवर्सिटी से नहीं बल्कि किसी रिलीजियस स्कूल से पढ़ के आया हो, और ये उस देश का वजीर आजम है। बात दरअसल यह है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके हुक्मरानों के सामने, जिसके सैनिकों के सामने, या जिसके जो जर्नैल हैं, जो लीडर्स हैं वहां के, या जो सेना में काम करते हैं प्रमुख तौर पर थल सेना में उनके सामने आप पैसा फेंकिए तो फिर वो आपके हो जाएंगे। वो एक कहावत है ना कि पैसा फेंक और तमाशा देख, तो उसी कथन पर पाकिस्तान पूरा का पूरा आधारित है। पाकिस्तान के बारे में दोस्तों आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि वहां पर अल्पसंख्यक आप जानते हैं कि सुरक्षित नहीं है, लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि वहां पर दरअसल जो बलूचिस्तान में रह रहे लोग हैं, बलोच लोग हैं जो, या जो खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले जो पठान हैं, जो पश्तून लोग हैं, जो कबायली लोग हैं, या जो उनके एक फाटा है नाम का एक एरिया है जो जिसको उन्होंने मिला लिया है खैबर पख्तूनख्वा में, या सिंध का जो इलाका है जो सिंधु देश बनाने की मांग करता है, यहां पर लगातार जो अलग अलग जो लोग रहते हैं वहां के नागरिक, वो हमेशा से उनकी मांग रही है कि पाकिस्तान हमारी तरफ, पाकिस्तान की सरकार यानी इस्लामाबाद हमारी तरफ एक सौतेला व्यवहार करता है, लिहाजा हमें एक अलग देश की मांग है। लेकिन पाकिस्तान आप जानते हैं कि सैन्य के दम पर अभी भी उन तमाम राज्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। कौन नहीं जानता कि बलूचिस्तान में उसने कितना बड़ा जनसंहार किया, कौन नहीं जानता कि वो सिंधु जो ये सिंध है, उनका सिंध जो प्रांत है जहां पर कराची आता है, वहां पर कोई सुविधाएं नहीं देता, जबकि कराची उस पूरी की पूरी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में 20% से ज्यादा की हिस्सेदारी देता है, कंट्रीब्यूशन देता है, योगदान करता है। लेकिन वहां पर पानी का मसला है, डैम के नाम पर उसने फंड इकट्ठा कर लिए। जब सरकार में आया था जनता से फंड इकट्ठा कर रहा था, लेकिन आज तक वो डैम नहीं बना। और चीन की भूमिका पर मैं आना चाहूंगा। चीन को पाकिस्तानी कहते हैं कि हाँ, ये हमारी जो चीन और पाकिस्तान की दोस्ती है, दरअसल ये हिमालय से ऊंची है और समुद्र से गहरी है। ऑल वेदर फ्रेंडशिप है हमारी पाकिस्तान और चाइना की।
तो चाइना के बारे में मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि चाइना जब किसी भी देश में इन्वेस्ट करता है तो सिर्फ एक उसका उद्देश्य होता है कि इतना ज्यादा हम उस पर कर्ज थोप दें, इतना ज्यादा हम कर्ज लाद दें कि फिर वो मुल्क कभी खड़ा ही ना हो सके। तो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि श्रीलंका में भी आपने देखा कि वहां के एक बंदरगाह जिसका नाम हम्बन टोटा है, उस पर उसने कब्जा कर लिया, उसको लीज पर ले लिया। या भारत के इर्द गिर्द भी अगर आप देखें तो वो लगातार लोगों को या देशों को प्रमुख तौर पर वो कर्ज देकर उनको अपना गुलाम बनाने की कोशिश करता है। और आप जानते हैं कि ऐसे देशों पर उसकी नजरें रहती हैं, मसलन अफ्रीका के कुछ देश जो विकसित नहीं होते हैं बल्कि विकासशील होते हैं या बिल्कुल ही गरीब देश होते हैं, लेकिन चीन उन पर इसलिए वो करता है ताकि चीन अपनी टेरिटरी को बढ़ाना चाहता है। चीन वर्ल्ड ऑर्डर को डिफरेंट करना चाहता है, अपने तरीके से सेट करना चाहता है, उसका खलीफा बनना चाहता है, शीर्ष पर आना चाहता है। अब पाकिस्तान का एक फायदा या यूं कहिए कि पाकिस्तान के पास एक एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान की दरअसल दोस्तों जो जियो स्ट्रेटेजिक जो उनकी लोकेशन है वो इस प्रकार की है कि वो जहां पर आप देखेंगे अगर मैप में उसको, पाकिस्तान को अगर आप देखें तो वो मिडिल ईस्ट का रास्ता है। और चीन हो या प्रमुख तौर पर चीन हो या इस साइड के जो देश है, जो दक्षिण पूर्वी देश हैं एशिया के, वो जब आते हैं तो फिर उनके लिए पाकिस्तान एक रोड की तरह है, गेटवे की तरह है कि वो मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान के थ्रू चले जाएं, बजाय इसके कि वो पूरा साउथ चाइना सी होकर आए, फिर इंडियन ओशन को पार करते घूमता हुआ आए। तो इससे समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। इसलिए चीन क्या कर रहा है कि चीन ने पाकिस्तान के भीतर जो भारत का इलाका है, पाकिस्तान ने जिस पर कब्जा किया हुआ है, जो अखंड कश्मीर का इलाका है, गिलगित बाल्टिस्तान, वहां पर एक सीपेक बनाया जिसमें $60 बिलियन की कुछ इन्वेस्टमेंट है, जो कि वैसे तो पीनट्स हैं लेकिन फिर भी कर रखी है उसने, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चीज है। तो वो जब इन्वेस्टमेंट उसने कर रखा है दोस्तों, तो वो ऊपर से चला आ रहा है, पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान से वो चला आ रहा है, जो कि भारत का इलाका है जिस पर उसने कब्जा किया है। अब वहां से वो चल रहा है और ये लगता है चीन का एक प्रांत है शिनजियांग, जहां पर वो उइगर मुसलमानों के साथ अत्याचार करता है और पाकिस्तान चुप्पी साधता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया कि हमें वो पैसा देता है इसलिए हम उससे सार्वजनिक तौर पर बात नहीं करते। कमाल का पाकिस्तान और कमाल के उसके लीडर है। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये जो हाईवे बनाया है, ये जो सीपेक बनाया है, इसको उसने पूरा ऊपर से शुरू करके नॉर्दर्न एरिया से शुरू करते हुए पाकिस्तान के साउथ तक लेके गया है, ग्वादर तक लेके गया है, जो कि ओमान के पास है। अब ग्वादर और पाकिस्तान का एक पोर्ट है, बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट है। क्या कर रहा है कि चीन की वो पूरा उस मार्ग से ना आने की बजाय, जहां पर उसको आने मिडिल ईस्ट में पहुंचने के लिए सप्ताह लग जाते थे, वो सीधा अब आता है रोड, बाई रोड आता है और पाकिस्तान के अंदर से आते आते वो जो हाईवे, शानदार हाईवे उन्होंने बनाया है अपनी सहूलियत के लिए, काराकोरम हाईवे मसलन उसको वहां से कहते हैं। तो जब उसने बना दिया तो वो सारा का सारा अपना ट्रेड जो है वो मिडिल ईस्ट में फिर ले जाता है, फिर उससे आगे ले जाता है। और पाकिस्तान लिटरली वहां पर एक चुंगी की तरह है। चुंगी आपने देखा होगा या पंचर लगाने वाले आपने लोग देखे होंगे जो बड़े बड़े हाईवे के किनारे में लगे होते हैं, जो पंचर ठीक करते हैं। तो लिटरली पाकिस्तान उसी श्रेणी में आ चुका है। पाकिस्तान एक टोल नाके की तरह है कि हमने आपको जमीन दे दी, क्योंकि पाकिस्तान आप जानते हैं कि कभी उसने किसी चीज का आविष्कार नहीं किया। मैं उनके इमरान खान की एक वो सुन रहा था, एक भाषण उन्होंने दिया, उसमें वो कहने लगा कि हमने क्रिकेट में पहली बार स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस करके विकेट लेना शुरू किया। मैंने कहा यार, मैंने सोचा कि यार ये किस प्रकार का आदमी होगा, ये इस चीज को अचीवमेंट मान रहा है। सोचिए, ये उनकी अचीवमेंट है कि भाई हमने स्पिनर्स को लेकर विकेट लेना शुरू कर दिया, या हमने न्यूट्रल अंपायर्स को क्रिकेट में इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा पाकिस्तान की कोई वाकई में अचीवमेंट कुछ नहीं है। अचीवमेंट हाँ एक चीज है कि एकमात्र ऐसा दुनिया का देश है जो आतंकवाद को पोषित करता है, और बकायदा पवित्र किताब जो है कुरान शरीफ, उस पर हाथ रखकर उस जमाने में 2011 में उनके नेताओं ने और उनके जो जर्नैल थे उन्होंने कसम खा ली थी कि यहां पर हमारे पास उसामा बिन लादेन नहीं है। लेकिन उसामा बिन लादेन कहां मिला आप सब जानते हैं, किसकी पनाह में वो था ये भी आप सब जानते हैं, एबटाबाद कहां पर है ये भी आप सब जानते हैं। दुर्भाग्य है दोस्तों कि हमारे ये पड़ोस में नासूर है, एक घटिया, एक पागल खाना खुला हुआ है, और जिसका एक ही लक्ष्य है कि वो पाकिस्तान, जो उसका जन्म का अधिकार भी है या जन्म का जो उसका अस्तित्व का बुनियाद यही है कि वो भारत के खिलाफ दुश्मनी करे। अब जाते जाते एक बात मैं और कहना चाहूंगा दोस्तों कि आपने देखा कि किस प्रकार से अभी जम्मू कश्मीर के नेताओं को बुलाया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार्ता की और मिशन कश्मीर को लेकर उन्होंने कुछ बातें कही, जिसमें परिसीमन और विधानसभा चुनाव संबंधित तमाम जानकारियां दी, तमाम बातों पर विचार हुआ। पाकिस्तान लगातार, आपने देखा कि अभी खबर आई कि जम्मू के हवाई अड्डे पर जो एयरफोर्स का स्टेशन है उसमें 2 धमाके हुए और उसकी जांच की जा रही है, टेररिस्ट
टेररिज्म के एंगल से जांच की जा रही है, एनआईए की जांच हो रही है, आगे समझ में आएगा। लेकिन पाकिस्तान लगातार ये कोशिश करेगा कि वो अस्थिरता पैदा करे, वो उस पूरे के पूरे वार्ता को या उस पूरे के पूरे माहौल को एक प्रकार से आपातकाल की दिशा में बढ़ाने की ओर करेगा। ऐसा वो काम वो चाहता है कि जो ये सामान्य हो रहे हैं हालात, चीजें, उसको वो नाजुक करे, इसलिए ये तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन आप देखिए ऑन पेपर उन्होंने एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो वो सीज फायर हो रखा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी गतिविधियों से बाज नहीं आ रहा। वो अब उन नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू परफॉर्म कर रहा है। पाकिस्तान को अपने राज्यों में अपने अंदर देखना चाहिए, बजाय इसके कि वो दूसरे देश के राज्य के भीतर देखे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैंने आपको पाकिस्तान का थोड़ा बताने की कोशिश की। बस एक जाते जाते बात और कहूंगा दोस्तों कि पाकिस्तान कर्ज में इतना डूबा हुआ है और चीन के कर्ज में इतना ज्यादा डूबा हुआ है कि आज उसके सामने कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कभी सऊदी अरब के सामने भीख मांगने जाता है, कभी तुर्की के सामने भीख मांगने जाता है, कभी अमेरिका के सामने भीख मांगने जाता है। अभी एक मुद्दा भी उठा कि एयरफोर्स स्टेशन, एयर बेसिस अमेरिका पाकिस्तान में दे देगा, जिसको लेकर इंटरव्यू में इमरान खान कहता है कि एब्सोल्युटली नॉट। मतलब इमरान खान इतनी औकात हो गई उस आदमी की कि वो पाकिस्तान के डिसीजन लेने लगे। हालांकि ये किसी और देश के लिए सामान्य है कि भाई प्रधानमंत्री वहां के देश के निर्णय लें, लेकिन पाकिस्तान में तो आप जानते हैं कि सेना के हाथों सब कुछ है। तो एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला इमरान खान इतना शक्तिशाली हो गया, मुझे लगता है कि बाजवा जो वहां का कमर जावेद बाजवा है सेनाध्यक्ष, कभी ना कभी बुलाएगा उसको रावलपिंडी और थोड़ी उसकी तबीयत ठीक करेगा कि तुमने कैसे कह दिया भाई एब्सोल्युटली नॉट, हम तो बैकडोर से दे देंगे उनको और पैसा उनसे ले लेंगे अमेरिकन से। क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिकन को बहुत जल्दी उनकी कोशिश है कि भाई हम अफगानिस्तान से निकल जाएं। और अफगानिस्तान में भी जो ये तालिबान का ज्यादा कहर हो रहा है, ये एक जमाने में पाकिस्तान इसे पोषित करता था। और आप देखिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जिसने आतंकवाद को एक्सपोर्ट किया। कहीं भी यदि हमले होते हैं, पाकिस्तान के आतंकवादी का लिंक कहीं ना कहीं उसमें जुड़ जाता है। बहरहाल दोस्तों, पाकिस्तान कैसा होगा, पाकिस्तान की सोच क्या है, इसी को लेकर आज की ये पूरी की पूरी वीडियो थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी कुछ वीडियोस ऐसी लेकर आऊंगा, क्योंकि बहुत जरूरी है हमें इंटरनेशनल मैटर्स को भी समझना और विशेष रूप से एक ऐसे देश को समझना जो कि लगातार एक तरीके से हमें अपना दुश्मन मानता है और हमारे ऊपर हमले करता है, हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। और अभी हाल में एक परमाणु बम की भी खबर आई, जिससे मैं आपको जोड़ना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने अपने परमाणु बम का जो जखीरा है उसे बढ़ाया है। 165 के करीब उनके पास हैं। तो सोचिए, जिस मुल्क में खाने को रोटी नहीं है, डबल रोटी के पैसे नहीं है और महंगाई उच्च स्तर पर है, चीनी गेहूं का बुरहान है, किल्लत है, वो परमाणु बम में इन्वेस्ट कर रहा है। गजब है, गजब। और इस्लाम का सबसे बड़ा ठेकेदार बनता है और उइगर मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कहता। अच्छा, एक बात और है दोस्तों, जिसको आप हमारे देश का विरोधाभास कह सकते हैं, हमारे देश का एक दुर्भाग्य कह सकते हैं कि इसी देश में एक ऐसा राज्य है जहां पर जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में ही आप देखिए कि कुछ ऐसे राजनेता हैं जो कि वहां के क्षेत्रीय दल का नेतृत्व करते हैं और उनके जो पिता भी रह चुके हैं, वो या तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं या फिर भारत के केंद्र में भी रहकर बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं। और उन लोगों को शर्म नहीं आती कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान से बात की जाए, वो कहते हैं कि पाकिस्तान को भी स्टेक होल्डर बनाया जाए। यानी हमारे ही देश के नेता जो इस देश में रहते हैं और इस देश के एक राज्य में कभी किसी जमाने में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वही भारत को कहते हैं, या यूं कहिए कि हमारी सरकार को। देखिए, केंद्र सरकार के साथ कहीं पर भी अगर इख्तिलाफ हो, अगर विरोध करना है केंद्र सरकार को, तो फिर उनकी नीतियों पर करना चाहिए। फिर चाहे वो महंगाई को लेकर हो, चाहे वो राजनीति को लेकर हो, विकास को लेकर हो, इस तरीके से हमें उन पर आलोचना करनी चाहिए और प्रमुखता के साथ रखनी चाहिए। लेकिन अगर कोई नेता एक देश के प्रधानमंत्री को इस बात को लेकर कहता है कि आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात कीजिए, देखिए बैकडोर क्या होता है हमें नहीं पता, और बैकडोर डिप्लोमेसी एक अलग टर्म है और वो चलनी चाहिए। क्योंकि अगर कहीं किसी देश के बीच में, दो देशों के बीच में विवाद है और उसमें अगर मध्यस्थता नहीं कर पा रहा है कोई, या एक प्रकार से आपस में बात नहीं हो रही सार्वजनिक तौर पर, तो फिर बैकडोर तरीके से, बैकडोर चैनल के तौर पर वहां पर बातचीत होती है, दैट इज गुड। लेकिन अगर एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहा हो और वो आकर दिल्ली में कह रहा हो और उससे पहले भी कह रहा हो कि आपको पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, तो फिर ऐसे लोगों की स्वामी भक्ति पर संदेह क्यों ना हो दोस्तों। हमारे फौजी जिन पर पाकिस्तान के आतंकवादी और पाकिस्तान के सैनिक मोटार दागते हैं, गोलियां चलाते हैं, उस देश के वजीर आजम से बात करके हमें क्या मिलेगा? इससे यही साबित होता है कि महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं की जो वफादारी है, उनकी वफादारी, उनका लाइन, उनका एक प्रकार से उनका विचारधारा,
वो या तो अलगाववादी सेपरेटिस्ट लीडर हैं, गिलानी जैसे, उनसे मिलता है, जो याकूब यासिर अराफात, क्या नाम था उसका, जो भी था वो अजीब सा दिखता था वो, उससे है, मीरवाइज से है, या फिर पाकिस्तान के वजीर आजम। इन सबका एक ही विचारधारा है फिर। और यही दुर्भाग्य है कि हमारे देश में ऐसे राजनेता है जो कि अपने आप को रहनुमा कहते हैं, अपने आप को एक वर्ग का, एक क्षेत्र का नुमाइंदा कहते हैं, वो आकर भारत की भूमि पर ही बयान देते हैं कि भाई आप इमरान खान से बात कीजिए। अब एक लास्ट बात और कहना चाहूंगा दोस्तों कि अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान बड़ा अपने आप को एक स्टेक होल्डर समझ रहा है। पाकिस्तान के सैनिक मारे जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, अफगानिस्तान के बॉर्डर पर मारे जा रहे हैं, बलूचिस्तान वाले भी उनको मार रहे हैं। और अब पाकिस्तान कहने लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा एक विक्टिम कार्ड है, वो विक्टिम कार्ड हमेशा वो चल देता है और हमेशा दुनिया के सामने रोता है। अब आप बताइए कि पाकिस्तान जिसने तालिबान को ही बनाया, एक प्रकार से पाकिस्तान जिसने जुल्म किया बलूचिस्तान पर, उनके लोगों को अगवा कर लिया, आज अगर वो उनके सैनिकों को मार रहे हैं तो इसमें गलती किसकी है? किसकी गलती है? और पाकिस्तान रो रहा है, लिटरली रो रहा है उनके हुक्मरान। ये वो दो डबल फेस वाले दरिंदे हैं जो पहले जहर की खेती करते हैं और फिर जब जहर उन्हें खाने में मिलाकर दिया जाता है तो फिर रोने लगते हैं, एंटीडोट मांगते हैं। इस वीडियो के अंत में बस यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के सत्ताधीशों से नाराजगी है, उनके संचालन के तरीके से, उनकी कार्यशैली के ऊपर, उनके चरित्र के ऊपर सवाल है, उनसे नफरत है, क्योंकि वो मेरे देश से नफरत करते हैं और पाकिस्तान की जनता से कोई भी नाराजगी नहीं है। और इस वीडियो में कोई भी आक्षेप या कोई भी बात पाकिस्तान के जनता जो है, वहां की आवाम जो है, उनके लिए नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरान और वहां के सैनिकों के ऊपर है। और सैनिकों में भी विशेष रूप से उनके जो जर्नल्स हैं उनके ऊपर है, जनरल्स जो होते हैं वहां पर, उन पर है, जो मेजर हैं, जो वहां पे ब्रिगेडियर लेवल के हैं या जो सेनाध्यक्ष हैं, उस पर है। बहरहाल पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा दुख, तरस आता है पाकिस्तान को देखकर, समझकर, सोचकर कि किसी जमाने में ये हमारे ही देश का हिस्सा हुआ करता था और फिर उन्होंने वहां पर उर्दू थोपी और फिर उसके बाद वो अपने आप को कुछ और ही समझने लग गए। और जो भारत का होकर भारत की संस्कृति से नफरत करता हो, घृणा करता हो, उस देश का पतन निश्चित है। तो पाकिस्तान का भी पतन निश्चित है आने वाले भविष्य में। और जब पाकिस्तान का पतन होगा तभी इस पूरी दुनिया में शांति होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।